हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मयूरी सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स स्टडी इंडिया पे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लेंज लॉ के बारे में, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में एंड ओरिजिन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को लेंज लॉ के साथ। तो लेंज लॉ बेसिकली क्या था कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात किए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली क्या था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी एक कंडक्टिंग कॉइल से लिंक होती है उसमें चेंजेस आते हैं तो एक सर्टेन करंट या एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है उस कंडक्टर में और उस सर्टेन करंट या उस सर्टेन ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट के नाम से जानते हैं। और ये जो सर्टेन फिनोमेना था करंट या ईएमएफ के जनरेशन का इन दिस कॉइल, वो क्या कहलाया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो बेसिकली हमने जान लिया था। अब इसको प्रूव किया था फैराडे ने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके। तो उनके एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि किस तरीके से बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो वर्कआउट करता है। फिर क्या किया कि फैराडे ने अपने जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किए थे उन एक्सपेरिमेंट को देखते हुए अपने कुछ लॉज दिए और उस लॉ में उन्होंने क्या बोला? सबसे पहली बात कि जो भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकते हैं। और दूसरी उन्होंने क्या बात बताई कि ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो क्या होगा? वो माइनस d∅dt के बराबर होगा। अब यही जो सर्टेन लॉ था इसको लेंज लॉ बोला गया। क्यों? तो क्या हुआ कि फ्लेमिंग ने भले ही बोल दिया कि ये जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था या ईएमएफ इंड्यूस था वो इस d∅dt के बराबर होगा, बट जो इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन थी, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन थी वो लेंज ने बताई थी और इस वजह से इस सर्टेन लॉ को लेंज लॉ के भी नाम से जाना जाता है। तो इस सर्टेन केस में उन्होंने क्या बोला कि अगर हम उनके एक्सपेरिमेंट को ही कंसिडर करें, फैराडे के एक एक्सपेरिमेंट को जिसमें उन्होंने क्या किया था कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया और एक सर्टेन कॉइल ली, इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। जब इस नॉर्थ पोल को पास लेके आए तो क्या हुआ? एक सर्टेन डिफ्लेक्शन हमें गैल्वेनोमीटर में दिखा था और वो डिफ्लेक्शन समवॉट ऐसा था कि मैग्नेट तो समवॉट इधर हम फ्लो करा रहे थे या कह सकते हैं मूव करा रहे थे, बट जो इंड्यूस्ड करंट इससे मिला वो समवॉट एक दूसरे डायरेक्शन में मिला। या अगर साउथ की केस की बात की जाए कि अगर इसकी जगह नॉर्थ ना होकर के साउथ था फिर इसको पास लाए तो जो था वो बेसिकली डायरेक्शन करंट की और गैल्वेनोमीटर की ऐसी थी, कुछ अपोजिट थी। तो इनके एक्सपेरिमेंटल व्यू को देखते हुए उन्होंने क्या बोला कि अगर मैग्नेट की बात करी जाए तो मैग्नेट में क्या होता है, अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है तो एक सर्टेन फील्ड लाइंस एक तरीके से क्या होती हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ मूव करती रहती हैं। तो उन्होंने क्या बोला था कि बेसिकली लेंज ने, क्योंकि उनको डायरेक्शन प्रूव करनी थी, तो क्या बोला कि जब इस कॉइल के पास हम इस मैग्नेट को लेके आ रहे थे विद प्लेसिंग इट्स नॉर्थ पोल फेसिंग क्या कर रहा था? कॉइल को फेस कर रहा था, तब ये जो सर्टेन फील्ड लाइंस थी वो इसके साथ, कॉइल के साथ ज्यादा लिंक कर रही थी। ठीक है, लिंक कर रही थी। अब इसके पास आया तो समवॉट लिंक ऐसे कर रही थी, बट इस केस में करंट हमें कैसा मिला था? करंट जो था वो ऐसा मिला। तो करंट जो कॉइल में मिला वो समवॉट एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिला और कुछ ऐसे डायरेक्शन में मिला कि ऐसा देखा गया कि ये जो इंड्यूस्ड करंट है इस कॉइल में वो इस सर्टेन फ्लो का ऑपोज कर रहा है, क्योंकि समवॉट लाइंस तो इस तरीके से क्रॉस करी पर जो करंट था वो इस डायरेक्शन में मिला।
तो लाइंस तो इस तरीके से क्रॉस की, करंट जो था वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिला। तो बेसिकली ये ऑपोजिंग नेचर दिखा रहा था। और इसी सर्टेन नेचर को देखते हुए उन्होंने क्या बोला लेंज ने, कि जो भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा कंडक्टर के अंदर वो क्या होगा, वो ठीक है d∅dt के बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा, पर माइनस ऑफ d∅dt के बराबर होगा, जहां पे ये जो साइन था वही जो था इसके डायरेक्शन को बता रहा था कि जिस भी वजह से ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस हुआ है, वो अपने कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को बेसिकली ऑपोज करेगा। तो दैट इज, या तो कह सकते हैं कि उस चेंज को ऑपोज करेगा। तो ये था लेंज लॉ। बेसिकली लेंज लॉ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ था उसकी डायरेक्शन को बताया जा रहा था, और बेसिकली डायरेक्शन क्या हुई ये जो थी वो लेंज ने बताई। और उन्होंने क्या बोला कि ये हमेशा जिस भी मैग्नेटिक चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका ऑपोज करता रहेगा, और हमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट मिलेगा वो समवॉट ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये था लेंज लॉ। नेक्स्ट अगर बात की जाए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की, तो ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या था? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो क्या बोला गया कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास कोई कंडक्टर है और कंडक्टर क्या कर रहा है, सर्टेन वो मोशन में है, तो अगर कोई कंडक्टर मोशन में है, ये एक बात बोली गई, और ये जो था ये कंडक्टर बेसिकली प्लेस कर दिया गया एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो कि इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रही थी। तो एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड में इस कंडक्टर को रख दिया जो कि जो प्लेन था कंडक्टर का, प्लेन ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर थी। तब क्या बोला गया, इस सर्टेन केस में हम इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन के बारे में बता सकते हैं। इंड्यूस्ड करंट का हम डायरेक्शन बता सकते हैं, और वही इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताना जो था वो हमने अपने राइट हैंड को यूज करते हुए देखा। तो जो कि फ्लेमिंग ने बताया था कि जो हमारी थंब होगी वो कंडक्टर के मोशन को बताएगी। तो बेसिकली ऐसे लिया कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तो इसमें जो हमारी थंब थी वो कंडक्टर के मोशन को बता रही थी, एंड जो हमारी इंडेक्स फिंगर थी वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही थी। और जब हम इन दोनों को देखें तो उनके परपेंडिकुलर जो थी हमारी मिडिल फिंगर, वो जो थी वो इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन को बताता था। यही थी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कि थंब जो है उसने मोशन ऑफ कंडक्टर के बारे में बताया, देन जो इंडेक्स फिंगर थी, इंडेक्स फिंगर की बात की गई तो इंडेक्स फिंगर ने क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसके टुवर्ड्स प्लेस किया गया। तो मोशन ऑफ कंडक्टर की टुवर्ड्स प्लेस किया, जो अपनी इंडेक्स फिंगर थी वो मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स प्लेस की, तो जो हमारी मिडिल फिंगर थी वो हमें बताता था इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन। यही था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कि अब जब भी किसी कंडक्टर की बात की जाएगी, उनके मोशन की बात की जाएगी किसी सर्टेन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब उस सर्टेन केस में हम मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के मोशन की वजह से जो उनके परपेंडिकुलर एक इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, उस सर्टेन इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम बता सकते हैं बाय यूजिंग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो इतनी चीजें जान ली। तो क्या देखा कि लेंज लॉ बेसिकली क्या था कि जो भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था उसके कॉज को
ऑपोज करता था, इसलिए वहां पे एक नेगेटिव साइन लगा हुआ था। एंड हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से क्या देखा कि अगर किसी भी कंडक्टर कोई मोशन में है, किसी सर्टेन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है, तो उसके परपेंडिकुलर जो है हमें एक और वैल्यू मिलेगी जो कि इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताता रहेगा। नेक्स्ट हमको बात करना है ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। देन या हम इसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम लॉरेंट्ज फोर्स के भी नाम से ये जाना जाता है। तो ओरिजिन ऑफ ईएमएफ कह सकते हैं, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम लॉरेंट्ज फोर्स, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात किए तो क्या बोला गया कि फ्लेमिंग ने अपने लॉ में क्या बोला था कि जब भी, या अपने एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या बोला था कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आते रहेंगे तब क्या होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा किसी भी सर्टेन कॉइल के अंदर। और यहीं से हमें इसकी ओरिजिन के बारे में पता चला कि जो ओरिजिन होगी बेसिकली क्या होगी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में हमने देख लिया कि ये जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम लॉरेंट्ज फोर्स ये कह सकते हैं। तो लॉरेंट्ज फोर्स की अगर बात की तो क्या देखा कि लॉरेंट्ज फोर्स बेसिकली एक ऐसा फोर्स था, तो लॉरेंट्ज फोर्स बेसिकली एक ऐसा फोर्स था जो किसी चार्ज के ऊपर एक्ट करता था। तो किसी चार्ज के ऊपर जो था लॉरेंट्ज फोर्स, बेसिकली बोला गया कि वो सर्टेन फोर्स जो किसी चार्ज के ऊपर एक्ट कर रहा है, कब, जब ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड हो। तो ऐसे सर्टेन फोर्स जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में चार्ज के ऊपर एक्ट करते हैं, इस सर्टेन फोर्स को जो था लॉरेंट्ज फोर्स के नाम से जाना गया। तो अपनी मेन टॉपिक के बारे में अगर बात करें जो कि क्या है, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम लॉरेंट्ज फोर्स, कुछ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम लॉरेंट्ज फोर्स। तो हम लोगों ने फ्लेमिंग्स के लॉ से देख लिया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बेसिकली क्या होगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है कि दैट सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी सर्टेन एरिया को क्रॉस कर रही हो, और वो हम फाई से डिनोट करते हैं कि दैट इज फाई इज इक्वल्स टू व्हाट, बी ए कॉस थीटा। दैट इज मतलब क्या हो गया कि अगर हमारे पास कोई प्लेन सरफेस है, इससे इस प्लेन सरफेस का एक नॉर्मल ड्रॉ किया, अब कितनी फील्ड लाइंस जो हैं इस सर्टेन एरिया को क्रॉस कर जा रही है, अगर ये जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर एक्ट कर रही हैं, जो ये प्लेन है उसके परपेंडिकुलर अगर एक्ट कर रही हैं, तो कितनी फील्ड लाइंस है जो इसको एरिया को क्रॉस करेंगी, यही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें और इनके ए से ये जो फील्ड है वो कुछ सर्टेन एंगल बनाने लगे, तब क्या बोलते हैं, बी ए कॉस थीटा। और अगर डायरेक्टली परपेंडिकुलर एक्ट कर रही होंगी तो ये क्या हो जाएगा, बी ए के बराबर हो जाएगा। तो ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। पर ये तो सर्टेन मैग्नेटिक फ्लक्स की बात तब हो गई थी जब ये कंसिडर किया जाता है कि कोई भी
जो भी प्लेन है वो एक सर्टेन प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। पर अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में किसी सर्टेन प्लेन को रखा जाए तो क्या बोला गया कि उस केस में हर एक छोटे छोटे एरिया की बेसिकली हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते हैं कि हर एक छोटे छोटे एरिया में कितनी सर्टेन जो फील्ड लाइंस हैं वो क्रॉस कर रही हैं और लास्टली सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमें एक नेट फ्लक्स की वैल्यू उस सर्टेन जो भी एरिया कंसिडर कर रहे हैं जो कि एक प्लेन एरिया नहीं है उसके अक्रॉस मिल जाती है। तो उस सर्टेन केस में जो फाई गिवन होता है वो होता है इंटीग्रल बी डॉट डी एस कह सकते हैं कि सरफेस, या अगर ए सरफेस माना है तो ए मान लेते हैं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा बी डॉट ए कह लीजिए, इंटीग्रल बी डॉट ए। या अगर एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए ले रहे हैं एक सर्टेन एरिया के लिए, तो मान लिया कि छोटे छोटे एरियाज के लिए क्या किया मैग्नेटिक फ्लक्स निकालते गए, हर एक छोटा एरिया क्या हो गया dA1 dA2, लास्टली सबको इंटीग्रेट कर दिया तो इंटीग्रल बी डॉट dA से हमने उस फ्लक्स को बता दिया। तो देखा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कैसे डिफाइंड हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली फाई जो है वो बी डॉट dA से डिफाइन कर दिया गया, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या था, यहीं से जो था हमें ओरिजिन मिला था अपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए। तो यहां पे बोला गया था कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता रहेगा तब तक ही हमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा या इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, अदरवाइज हमें नहीं मिलेंगे केसेस, या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या करंट है वो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या बोला गया कि इस सर्टेन जो भी चेंज ऑफ फ्लक्स है वो किस तरीके से अचीव किया जा सकता है, या सर्टेन कितने मेथड्स हो सकते हैं चेंज जिसमें हम फ्लक्स के चेंजेस की बात कर सके। तो एग्जाम्पल अगर फैराडे की ही केस की मानी जाए तो मैग्नेट और कॉइल की बात करी थी, मैग्नेट और सर्टेन कॉइल की बात की थी, जिसमें एक कॉइल लिया था तो मैग्नेट को पास करा रहे थे या दूर करा रहे थे, उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की बात की थी। तो क्या बोला गया कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मैग्नेट हो गया एक कॉइल हो गया, इसके रेस्पेक्ट में अगर हम इंडक्शन की बात करें तो यहां से चेंज ऑफ फ्लक्स के रेस्पेक्ट में हम क्या देख सकते हैं कि जो भी फ्लक्स में चेंजेस हम कर सकते हैं वो कुछ तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें पहली चीज क्या हो सकती है कि मैग्नेट को फिक्स या मैग्नेटिक फील्ड जो बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट फील्ड हो गई, वो उसमें किसी भी तरीके के चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड में जो है चेंजेस नहीं हो रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हो रहे। और कॉइल को क्या किया जा रहा है, मूव कराया जा रहा है। एक तो ये केस हो गई। दूसरी केस क्या हो सकती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो था वो कांस्टेंट नहीं रह गया, उसमें वेरिएशंस आ रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जाएं। और उसके रेस्पेक्ट में बात की गई कि कॉइल जो था उसको क्या कर दिया गया, उसको फिक्स कर दिया गया बेसिकली। ये केस हो सकती है, इससे भी हम फ्लक्स के चेंजेस के बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर तीसरी बात क्या की गई कि हम एक साइमल्टेनियस बिहेवियर दिखा सकते हैं कि कभी किसी सर्टेन टाइम टी के लिए हमने क्या किया, एक कांस्टेंट फील्ड अप्लाई किया, उसके रेस्पेक्ट में कॉइल को चेंज कर रहे थे, फिर क्या किया कि फील्ड को कुछ टाइम के लिए चेंज करने लगे, कॉइल को कांस्टेंट कर दिया है, जो भी कंडक्टर है उसको कांस्टेंट कर दिया। तो इस तरीके से सर्टेन तीन केसेस से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में बेसिकली एक चेंजेस ला सकते हैं। तो यहीं से देखा गया कि हमें जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सर्टेन केसेस, क्योंकि फ्लक्स के चेंजेस की बात आ रही है और जैसे ही फ्लक्स के चेंज की बात आएगी वहीं हम ईएमएफ की बात कर लेंगे। तो देखा गया कि यहाँ से जो बेसिकली अगर इन दो केसेस की बात की जाए तो यहाँ से जो हमें ईएमएफ मिलेगा वो दो तरीके से मिलेगा, या बेसिकली हमने दो वे में इस ईएमएफ को नाम दे दिया गया। एक नाम क्या दिया, मोशनल ईएमएफ या मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तब दिया गया जब मैग्नेटिक फील्ड जो था वो कांस्टेंट था और कॉइल मूव कर रहा था। और दूसरा क्या बोला गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ
या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। और यही बेसिकली दो ओरिजिन थे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। तो दो हमने बेसिकली जान लिया कि दो चीजें दो तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस करा सकते हैं। पहला क्या कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं उसको कांस्टेंट कर दिया, कॉइल को मूव करा रहे हैं बेसिकली, वहां से हमें मोशनल ईएमएफ मिला। और दूसरी चीज क्या देखी कि अगर कॉइल को मूव करा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करा रहे हैं, कॉइल को कांस्टेंट कर दिया, तो वहां से क्या मिला हमें, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। अब हम इन्हीं दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, जहां से हमें ईएमएफ का ओरिजिन कह सकते हैं मिला, या जैसे कि जहां से लॉरेंट्ज फोर्स को यूज करते हुए हम लोगों ने इलेक्ट्रोमोटिव इंडक्शन के बारे में बताया। तो सबसे पहले बात करेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में, ठीक है। अब ये मोशनल ईएमएफ क्या था कि बोला गया कि मान लेते हैं कि कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी एक कंडक्टर है, क्यूपी कोई कंडक्टर था या एक रॉड ही है समझ लेते हैं, एक सर्टेन रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड को बोला गया कि ये अभी तो स्टेशनरी है, ये एकदम कांस्टेंट है, ये मूव नहीं कर रहा है, पर हमने कंडीशन क्या ली है, पहली कंडीशन ली है कब की, जो हमारी दोनों कंडीशन थी मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजेस वाली, कि पहली कंडीशन क्या ली है, जहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, कांस्टेंट है, उसमें चेंजेस नहीं आ रहे हैं, और कंडक्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। तो कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा है। इसी सर्टेन केस को क्या बोला गया था, मोशनल ईएमएफ। तो जब मोशनल ईएमएफ की बात की जा रही है तो यहां पे हमने उसी की तो बात की है कि कंडक्टर को मूव कराएंगे, इसलिए यहां पे कंडक्टर की मूवमेंट की बात की जा रही है। तो बोला गया कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है या एक रॉड है, एक क्यूपी रॉड ले लिया, ठीक है, वो अभी सर्टेन स्टेशनरी मोड में कांस्टेंट है, वो मूव नहीं कर रहा है। अब क्या किया जाएगा, इसको सर्टेन किसी v वेलोसिटी के साथ मूव कराया जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटीज के साथ कुछ मूव कराया। अब अगर मान लेते हैं कि अभी जब ये मूव नहीं कर रहा है, फिर भी इस रॉड के पास क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो बेसिकली एक रैंडम मोशन में होंगे अंदर रॉड के अंदर, भले ही ये जो था वो इस टाइम पे सर्टेन वेलोसिटी इसकी 0 है, अगर मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल स्टेशनरी है, तो भी क्या देखा गया कि उन सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रॉड के अंदर प्रेजेंट होंगे, वो एक सर्टेन रैंडम मोशन कर रहे थे। और उस रैंडम मोशन की वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, चार्जेस है, मोशन कर रहे थे, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड वहां डेवलप होने लगेगी। तो देखा गया कि सारे ही एक अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस सर्टेन केस में जब कंडक्टर मूव नहीं कर रहा होगा, तब देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगी, एक एवरेज मैग्नेटिक फील्ड, वो 0 के बराबर होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड उस टाइम क्या है, वो 0 के बराबर है। कब, जब तक कि ये रॉड मूव नहीं करने लगता है। फिर क्या बोला गया कि मान लिया कि ये जो सर्टेन रॉड है वो क्या किया, वो मूव करने लग गया, ठीक है। अब जब मूव करने लग गया तो बोला गया कि ये एक रॉड था क्यूपी, वो एक सर्टेन वेलोसिटी v के साथ मूव करने लग गया। अब जब ये मूव करने लग गया तो इसके अंदर जो प्रेजेंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी मूव कर रहे होंगे उसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ। और हमने जाना है कि जब भी सर्टेन किसी वेलोसिटी के साथ चार्जेस मूव करते हैं तो क्या डेवलप हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लग जाता है, और उस सर्टेन चार्ज पे एक फोर्स, एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाता है। तो क्या बोला गया कि जैसे ही जो है इस रॉड को मूव कराया गया किसी सर्टेन वेलोसिटी v के साथ, वैसे ही क्या हुआ, इसके अंदर के प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी मूव करने लग गए किसी एक सर्टेन वेलोसिटी v के साथ। और जब उस वेलोसिटी v के साथ मूव करने लग गए तो यहाँ पे क्या लगने लगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगने लग गया चार्जेस के ऊपर,
जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे उनके ऊपर, तो चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगने लग गया। और वो फोर्स किसने के बराबर होता है? वो फोर्स जो होता है वो F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होता है। इतनी चीजें पता है हमें कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्टेन किसी चार्ज पे फोर्स देखा जाएगा तो वो चार्ज जो गिवन होता है या वो फोर्स गिवन जो होता है वो क्यू वी क्रॉस बी से गिवन होता है। तो बोला गया कि अब जितने भी चार्जेस यहाँ पे थे उन पे क्या लगेगा? इतना सर्टेन फोर्स लगेगा। अब यहाँ पे बात आई फोर्स के डायरेक्शन के बारे में। तो अगर हम इनको कंसिडर करें सर्टेन, तो हम यहां से क्या देख सकते हैं? V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। वो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी क्या हो गई? F वेक्टर हो गई। और इस F वेक्टर का डायरेक्शन जो होगा इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इतना पता है हमें कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू जो भी वेक्टर होगी उसका डायरेक्शन हमें परपेंडिकुलर मिलता है इनसे। तो क्या बोल दिया गया कि अब क्या था? V जो था वो सर्टेन इधर था, B यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करता रहेगा। ठीक है, क्या बोला गया कि जैसे ही ये V वेलोसिटी के साथ मूव किया तो एक चीज यहां पे ध्यान ये देनी थी कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी एक्ट करता रहेगा। एक मैग्नेटिक फील्ड भी यहां एक्ट करता रहेगा, तभी जाके ये फोर्स सर्टेन उस पे लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो था वो बेसिकली इनवर्ड होगा। इस तरीके से एक्ट कर रहा है इसके परपेंडिकुलरली कि वो इनवर्ड होगा। तो क्या बोला गया कि हमारे पास कंडक्टर है QP, ठीक है। इस कंडक्टर को किसी सर्टेन v वेलोसिटी के साथ मूव कराया गया और इस कंडक्टर को प्लेस किया गया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक कांस्टेंट जिसका फील्ड रखा गया और वो सर्टेन फील्ड जो थी इस प्लेन के परपेंडिकुलर थी। जो भी रॉड का प्लेन था उसके परपेंडिकुलर थी और वो फील्ड ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे दैट फील्ड लाइंस आर पॉइंटेड इनवर्ड्स। तो मान लेते हैं ऐसे क्रॉस क्रॉस से हम मैग्नेटिक फील्ड दिखा दिए। तो एक सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो प्रेजेंट थी और ये क्या है? इनवर्ड्स है, पॉइंटेड। तो यहां से क्या बात की गई कि जब भी हम फोर्स चार्ज पे बात करते हैं क्यू वी क्रॉस बी की, तो क्या बोला जाता है कि किसी भी एक वेक्टर के अक्रॉस सारे फिंगर्स ओपन कर दें और दूसरे के अक्रॉस कर्ल करें और जो हमारे थंब की डायरेक्शन होती है, राइट हैंड के थंब की डायरेक्शन होती है, वही जो है रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो यहां के केस में क्या देखा जाएगा कि V के अक्रॉस ओपन किया और B के अक्रॉस मूव किया। तो V के अक्रॉस ओपन किया, B के अक्रॉस, B इनवर्ड था, B इनवर्ड है, V इधर है, तो इसके अक्रॉस मूव किया तो देखा कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमें इस तरीके से दिख रही है। बट यहाँ पे जो है हम V क्रॉस B की जगह B क्रॉस V को कंसिडर करेंगे। इसका रीजन हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो जब B क्रॉस V करा तो मतलब हमने वैल्यूज को चेंज कर दिया, दैट इज निकाल तो रहे V क्रॉस B ही, मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, पर यहाँ पे जो कर्ल था वो V से B की तरफ नहीं किया, जबकि क्या किया? B से V की तरफ किया। तो जब B से V की तरफ किया तो देखा कि फोर्स की डायरेक्शन जो बेसिकली हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है? डाउनवर्ड। तो B इनवर्ड था, B क्या हो गया? इनवर्ड, B इनवर्ड था। अब हमने इसको क्या किया? V इधर था, इसके टुवर्ड्स रोटेट किया, कर्ल किया तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल गई। दैट इज जो हमें फोर्स की डायरेक्शन में मिली वो क्या मिली? फोर्स की डायरेक्शन Q से P के तरफ की थी। तो देखा गया कि जब भी किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब एक प्लेन जो कंडक्टर जो है वो मूव कर रहा होगा तो फोर्स जो है उस पे एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करने लगा जो Q2P एक्ट कर रहा था। अब इस फोर्स के वजह से जो कि चार्ज पे लग रहा है, ये फोर्स क्या है? Fm के बराबर। Fm इज दैट कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर। तो ये फोर्स जो लग रहा था वो चार्ज पे लग रहा था। अब इस फोर्स की वजह से यहाँ के जितने भी चार्ज थे वो क्या होने लग गए? वो
पी के टुवर्ड्स मूव करने लग गए। तो मान लेते कि यहाँ पे चार्जेस प्रेजेंट थे, अब इस पे फोर्स लगने लगा चार्जेस के ऊपर, तो वो सारे कहाँ जाने लगे, नीचे के टुवर्ड्स, क्योंकि फोर्स Q2P लग रहा था, तो सारे जो है वो P के अक्रॉस अक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। तो देखा गया कि ठीक है वो अक्यूमुलेट हो रहे हैं, अक्यूमुलेट होना शुरू हुए, तो यहाँ पे सर्टेन एक नेगेटिव एंड बनने लग गया, और सॉरी यहाँ पे एक पॉजिटिव एंड बनने लग गया। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आने लगे तो यहाँ एक नेगेटिव एंड बनने लग गया। फिर देखा गया कि कुछ सर्टेन टाइम बाद ज्यादा और भी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे इधर आने लगे। तो यहाँ पे क्या होने लग गया, यहाँ पे अक्यूमुलेशन होने लग गया इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन्स जो थे बेसिकली वो कम होने लग गए। तो जब जैसे ही कम होने लग गए तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एंड बन गया, क्योंकि वहां पे नेगेटिव चार्जेस ही नहीं प्रेजेंट थे, जो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट थे, और यहाँ पे सारे अक्यूमुलेट हो गए। तो इस वजह से देखा गया कि अब ये पॉजिटिव एंड बन गया, ये नेगेटिव एंड बन गया, और इस वजह से यहाँ पे एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जो है डेवलप हो गई, वहां एक्ट करने लग गई, जिसको हम ई वेक्टर से डिफाइन करने लग गए। अब जब यहाँ पे इस एंड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के वजह से एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, तो क्या हुआ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, चार्जेस तो प्रेजेंट हैं, तो हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितने के बराबर लगता है, जो फोर्स लगता है वो अगर Fe से अगर हम डिनोट करें उस फोर्स को, तो जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, QE के बराबर लगता है। तो E जितना जो भी सर्टेन फील्ड वहां पे डेवलप हुई है इनटू उसका चार्जेस। तो ये देखा गया। अब क्या देखा गया कि इस सर्टेन जो फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है उसका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ तो नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पॉजिटिव, तो अगर करंट कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्लो करते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इनका बेसिकली डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स चार्ज पे लग रहा है उनका डायरेक्शन क्या होगा, P से Q के तरफ होगा। तो अब जो डायरेक्शन मिली वो क्या मिली, P से Q के तरफ मिली। पहले क्या थी, Q से P के तरफ, अब क्या थी, P से Q के तरफ। तो ये क्या करेंगे, बेसिकली एक रिजल्टेंट फोर्स यहां से हमको मिलेगा, और उस रिजल्टेंट फोर्स की अगर बात की गई तो बोला गया सर्टेन वो एक रिजल्टेंट फोर्स अब जो चार्ज के ऊपर एक्ट करेगा वो होगा Fe, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है P से Q की तरफ, प्लस Fm जो कि मैग्नेटिक फील्ड पे चार्ज लग रहा है, जो कि इसकी डायरेक्शन क्या है, Q से P की तरफ। और यही जो सर्टेन फोर्स था वो क्या था, यही लॉरेंट्ज फोर्स कहलाता था, कि चार्ज के ऊपर ही क्या निकाला, चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कितना एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। तो ये तो बात आ गई, ठीक है। तो अब क्या देखा गया कि जैसे जैसे चार्जेस यहाँ अक्यूमुलेट हो रहे थे, उसके बाद जितना ही यहाँ पे अक्यूमुलेट होते जा रहे थे, यहाँ का नेगेटिव पोटेंशियल और बढ़ रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा आ रहे थे, और यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल बेसिकली वहां पे जो चार्जेस थे वहां पे और उतनी ही कमी आती जा रही थी। तो कुछ सर्टेन टाइम के बाद ऐसा देखा गया कि मैग्नेटिक फोर्स तो यहाँ से वर्क कर ही रहा था चार्जेस के ऊपर, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गई तो उसके वजह से भी एक सर्टेन फोर्स लगने लग गया चार्जेस के ऊपर। तो एक सर्टेन टाइम ऐसा आया कि यहाँ पे चार्जेस डेवलप होते जा रहे हैं, उनके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस के ऊपर लगता जा रहा है, और एक सर्टेन ऐसा टाइम आया कि ये जो फोर्स थे वो 0 के बराबर हो गए, कि अब जो चार्ज लग रहा था वो फोर्स, जो चार्ज फोर्स लग रहा था चार्ज के ऊपर वो 0 के बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि ऊपर से तो एक सर्टेन दूसरा फोर्स लग रहा था, मैग्नेटिक फोर्स, उसकी डायरेक्शन इधर थी और इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, तो जितने ही चार्जेस यहाँ पे एक्यूमुलेट होते जा रहे थे उतना ही उसकी पावर बढ़ती जा रही थी और वो उतना ही उसको ओवरकम करते जा रहा था। तो लास्टली चार्ज पे बेसिकली देखा गया कि अगर ज्यादा ही एक्यूमुलेट होने लग गए तो इलेक्ट्रॉन पे जो बेसिकली फोर्स लग रहा था वो 0 के बराबर लगने लग गया। तो ये इतनी बात हो गई। तो नेक्स्ट क्या देखा गया
कि अब एफ ई के वजह से हमें क्या मिला, क्यू बी मिला, सॉरी क्यू ई मिला, और एफ एम जो था वो क्या मिला, क्यू वी बी मिला। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करें तो बस क्यू ई और क्यू वी बी हो गया। अब इनका जो रिजल्टेंट था, अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर बोला गया कि अब जो लग रहा है वो फोर्स, अगर या जो भी चार्ज है उनके ऊपर बेसिकली इलेक्ट्रॉन की ही यहाँ बात की जा रही है कि फोर्स लग रहा है 0, तो मतलब क्या हो गया कि इनका रिजल्टेंट 0 हो रहा है, क्योंकि हमने अभी क्या बोला कि F जो था वो क्या होगा, Fe प्लस Fm के बराबर, इनका रिजल्टेंट क्या है 0 के बराबर। तो ये बेसिकली F क्या में मिलेगा, यहाँ से जो होगा वो QE माइनस QVB इज इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे माइनस Q लग गया, क्योंकि हमने जब वही वाली कंसिडर, जब हमने क्या बोला था कि V क्रॉस B होता है, पर हमने B क्रॉस V किया था तो साइन चेंज हो गई। जैसे I क्रॉस J कैप करा जाएगा तो K कैप मिलता है, पर जब J क्रॉस I कर देंगे तो क्या होगा, माइनस K मिलने लगता है। सेम वही वाली कंडीशन है कि जब हमने क्या किया, था कि V क्रॉस B किया था, पर हमने B क्रॉस B से हमने मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स थी उसकी सर्टेन डायरेक्शन निकाली थी, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस लिखा। या कह सकते हैं कि वो एक दूसरे का ऑपोज करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी फोर्स की डायरेक्शन थी वो डाउनवर्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स था वो अपवर्ड है, और दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या करेगा, डायरेक्शन अब क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो माइनस कर देंगे वो एक दूसरे को। तो यहां से जो हमें E की वैल्यू मिली वो क्या मिली, VB के बराबर मिली। तो सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू मिली वो हमें VB के बराबर मिली। अब क्या बोला गया कि अगर जो है फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 0 हो जा रहा है, तो इस सर्टेन केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिलेगा किसी सर्टेन उस रॉड के लिए जिसकी लेंथ L है, उस केस में क्या मिलेगी, पोटेंशियल। तो अगर यहाँ की बात की गई थी तो क्या किया था कि एक QP रॉड लिया था, और ये जो QP रॉड है उसकी जो लेंथ है वो L लेंथ है, ठीक है। अब इस सर्टेन L लेंथ पे ये क्या कर रहा है, ये सर्टेन V वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इस पे मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ था, जो भी पोटेंशियल बेसिकली बना, एक नेगेटिव एंड और एक पॉजिटिव एंड लग गया। अब क्या बोला गया कि अगर फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पे वो 0 हो जा रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सर्टेन केस में वो क्या होगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ हमें PQ एंड के बीच में, वो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता है वो होता है E जो है वो E जो है, अगर फील्ड की बात की जाए तो पोटेंशियल अपॉन लेंथ के बराबर होता है। तो E जो होता है वो पोटेंशियल अपॉन लेंथ के बराबर होता है। तो यहां से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो E इंटू एल के बराबर हो गया। तो E इंटू एल के बराबर हो गया। तो यहां से क्या देखा था, E इज इक्वल्स टू वी भी निकाला। अब जब बोला कि ये जो रॉड है वो L लेंथ का रॉड है, ठीक है। अब यहाँ पे तो नेगेटिव एंड बन चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव एंड बन चुका है। अब एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो गई है। तो यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस सर्टेन L लेंथ के कंडक्टर के लिए किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होता है वो होता है पोटेंशियल अपॉन लेंथ के बराबर। तो कभी भी एक सर्टेन कंडक्टर हो जिसकी लेंथ जो है वो L हो, ठीक है, तो लेंथ L हो, और अगर वो किसी सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस की वहां पे बात की जा रही है किसी एक फील्ड के अंदर,
तब जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, EL के बराबर आ जाएगी। तो देखा कि अगर कंडक्टर की लेंथ जो है या जो रॉड है उसकी लेंथ L है और वहां पे एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, एक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, तो उस अप्लाइड फील्ड की वैल्यू होगी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L। तो यहां से हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल दी E इंटू L। और अभी जस्ट पहले ही हमने जो भी मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट कर रहा था ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके यूज करते हुए हमने वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी जो कि VB के बराबर थी। तो यहाँ पे जब हम उसको पुट कर देंगे तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, E बराबर क्या है, VBL। तो ये क्या हो गया, इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेसिकली एक्ट कर रहा होगा इन दोनों एंड के बीच में। जो यहाँ पे क्या था, ये Q था और P था। तो ये जो था पॉजिटिव एंड की तरह बिहेव किया, ये नेगेटिव एंड की तरह बिहेव किया। अब क्या था, ये दोनों के बीच में एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करने लग गया क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। और उस सर्टेन केस में जो QP के बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई हमें VBL के बराबर, जहाँ पे V जो है वो क्या है, कंडक्टर की वेलोसिटी, B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं, और L जो है वो कंडक्टर की लेंथ। अब यही जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को क्या बोला गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यही, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है वही बेसिकली अगर EMF की बात की जाए तो चार्ज पे कितना वर्क डन किया जा रहा है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, E इज इक्वल्स टू VBL के बराबर। और जहां पे ये क्या होता है, इंड्यूस्ड EMF। और इसी सर्टेन इंड्यूस्ड EMF को हम मोशनल EMF के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने मोशन किसका कराया है, इस रॉड को मूव कराया है एक सर्टेन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये इतनी बात हो जाती है कि E इज इक्वल्स टू क्या होता है, VBL के बराबर, VBL के बराबर। और यही सर्टेन E जो है वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी कंडक्टर के बीच में। क्योंकि ये पॉजिटिव एंड हो गया था, ये नेगेटिव एंड, तो इनके बीच की जो पोटेंशियल डिफरेंस थी वो हमें क्या मिली, वो VBL के बराबर मिली। अब एक और केस क्या बोला गया, वैसे तो ये तो इंड्यूस्ड बोल दिया गया कि अब, और सिंस ये क्या था, इसमें इनका मोशन करा रहे थे, इसके वजह से इसको मोशनल EMF के नाम से बोल दिया गया। अब क्या बोला गया कि अगर मान लेते हैं कि इस सर्टेन कंडक्टर को, यहाँ पे पॉजिटिव एंड तो हो ही गया है, ये क्या बन गया है, ये एक नेगेटिव एंड बन गया है। अब इस पे एक हम अगर इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं मान लेते हैं, तो चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे, कहाँ से, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इस वजह से हमें यहाँ पे क्या मिलने लगेगा, I करंट फ्लो करता हुआ मिलने लगेगा। ठीक है, अब ये करंट फ्लो करने लगेगा। मान लिया कि इस सर्टेन केस में अगर इसी सर्टेन वैल्यू को, इस कंडक्टर को या इस रॉड को जहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम एक बैटरी से इंटरचेंज कर दें या रिप्लेस कर दें। तो क्या मान लिया कि यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है। अब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इसी VBL के बराबर होगा, क्योंकि हमने क्या बोला था, P और Q के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अब एग्जिस्ट कर रहा है वो कितने के बराबर कर रहा है, VBL के बराबर। तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, VBL के बराबर। अब क्या था, एक रेजिस्टेंस तो लगाया ही हुआ है कैपिटल R। मान लिया कि इस सर्टेन बैटरी का भी अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ स्मॉल r, करंट फ्लो करेगा, I सर्टेन करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ से जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो हम क्या बोल सकते हैं, V इज इक्वल्स टू IR होता है, तो करंट इज इक्वल्स टू क्या, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हम अगर करंट की बात करें तो करंट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, VBL अपॉन में रेजिस्टेंस क्या आया, ये दोनों सीरीज में लगे हैं, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये आ गई इस सर्टेन केस में
आई की वैल्यू। ठीक है, ये तो करंट की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इसी टर्म में मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करें, क्योंकि यहीं से हम इंड्यूस्ड ईएमएफ फिर से बताएंगे कि कैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी के बराबर आ रहा है इस सर्टेन केस को अगर हम कंसिडर कर लें तो क्या बोला गया कि मान लेते हैं कि करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, यहां से हमने देख लिया कि करंट की वैल्यू क्या होगी, अगर रॉड के टर्म्स में जितना पोटेंशियल मिला था उतना ही बैटरी का पोटेंशियल रखा, उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस थी, एक सर्टेन आर लगा दिया ताकि चार्जेस यहां से फ्लो कर सके। अब यहां से अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स फाई की बात करें तो अगर फाई क्या होता है, बी इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड की जो बी वैल्यू होती है, और ए इज क्या, एरिया। तो अगर बोले कि मान लेते हैं कि हमने इस रॉड को सर्टेन एल लेंथ की रॉड है, इसकी लेंथ क्या हो गई, एल लेंथ की रॉड है, और इसको कुछ डिस्प्लेस करा दिया डेल्टा एक्स या सर्टेन एक्स डिस्प्लेस करा दिया, तो अब ये रॉड जो है वो यहां से यहां पहुंच गई, तो ये एक सर्टेन एरिया क्रिएट किया, और ये एरिया क्या होगा, एक समवट अगर रेक्टेंगुलर की तरह देखें तो क्या होगा, L इंटू एक्स की बात कर देंगे, तो बी ए होता है। क्यों, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है कि परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, और V क्रॉस बी साइन थीटा, V क्रॉस बी निकालना है तो साइन थीटा हो जाएगा, V भी साइन थीटा, और साइन थीटा क्योंकि वो बेसिकली 90 डिग्री है तो वो 1 हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्टली BA की बात कर सकते हैं। तो BA हो गया। अब B इज द मैग्नेटिक फील्ड और A क्या हो गया, यहां से हमने देखा कि L इंटू एक्स, तो यहां से हमें ये जो हो गया वो फाई की वैल्यू मिल गई। तो करंट बेसिकली अगर ऐसी सर्टेन केस होगी तब निकाल दिया, एक मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू निकाल दी जो कि BL के बराबर मिल गया। अब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि EMF जो होता है, जैसा कि फैराडे ने बोला कि EMF जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅dt या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है, या E जो होता है वो क्या था, माइनस d∅dt, ये लेंज ने बताया। अब इसी माइनस d∅dt को हम क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ d∅dt के भी तरीके से लिख सकते हैं, तो वो माइनस हो या प्लस हो वो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। तो यहां से अगर हम EMF की बात करें, इंड्यूस्ड E क्या है, इंड्यूस्ड EMF d∅dt के बराबर, तो E क्या हो गया, मॉड ऑफ d/dt ऑफ व्हाट, फाई। अब फाई हमने निकाला क्या, अगर ऐसी सर्टेन कंडीशन है हमारी तो फाई निकाला क्या, BLX के बराबर, तो यहां से E जो होगा वो क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ व्हाट, BLX। अब B और L तो है जो वो है कांस्टेंट, L क्या है, इसकी लेंथ है वो चेंज हो नहीं रही है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो नहीं रही है, तो BL, और ये क्या है, dx/dt, क्योंकि वही कंडक्टर को ही मूव करा रहे हैं तो किसी सर्टेन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो BL एंड dx/dt ये क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर, तो क्या हो गया BLV, और ये हम निकाल क्या रहे थे, E, तो क्या देखा, E इज इक्वल्स टू BLV हमें मिल गया, और क्या था, E इज इक्वल्स टू BLV। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए बोला जाता है कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, और यहाँ पे इसको मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कंडक्टर को मूव कराया है और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा है। तो ये था मोशनल EMF। नेक्स्ट जो सेकंड हमको देखना है वो देखना है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड EMF। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड EMF की अगर बात करी जाए तो क्या बोला गया कि इस सर्टेन केस में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको वेरी कराना है, और जो हमारा कंडक्टर है वो क्या होगा, वो एक सर्टेन स्टेशनरी स्टेट में रहेगा। जो हमारा कंडक्टर है वो स्टेशनरी स्टेट में रहेगा, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या देखा गया कि अगर सर्टेन टाइम t इज इक्वल्स टू 0 की बात करी जाए तो रॉड हमारा क्या है, ऐसे था, ये क्या था, Q था, ये P था।
अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और t इज इक्वल्स टू 0 पे क्या मतलब कि अभी किसी तरीके के फील्ड वगैरह अभी एक्ट नहीं कर रही है, किसी सर्टेन टाइम t पे हम देख रहे हैं, तो क्या देखा गया कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो अंदर अंदर मूव कर रहे होंगे, पर एक एवरेज मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर देखा गया कि वो 0 है, तो उसको इग्नोर कर देंगे। अब क्या बोला गया कि किसी सर्टेन टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इस पे हमें b जो है वो मैग्नेटिक फील्ड 0 मिलता रहेगा, ठीक है। पर सर्टेन टाइम t इज इक्वल्स टू 0 के बाद क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड अब क्या कराई जा रही है, अब चेंज कराई जा रही है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज करने लग गई, वैसे ही क्या देखा गया कि जैसे जैसे फील्ड चेंज करने लगे, अब इसको नहीं चेंज कर रहे हैं, कंडक्टर वैसे ही है, अब कंडक्टर में भी बेसिकली इस कंडक्टर को एक सिंगल कॉइल का कंडक्टर माना गया, कि एक सिंगल कॉइल कंसिडर किया गया। अब ये सिंगल कॉइल बेसिकली क्या था, तो सर्टेन एक सिंगल कॉइल लिया गया। अब इस सिंगल कॉइल में क्या देखा गया कि t इज इक्वल्स टू 0 पे किसी भी तरीके के मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस नहीं आ रहे, एक मैग्नेटिक फील्ड 0 थी। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे जिनके वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था उनको हम इग्नोर कर दी, क्योंकि उनका एक सर्टेन एवरेज जो था वो 0 मिला। अब क्या बोला गया कि जैसे ही t इज इक्वल्स टू 0 के बाद की बात की जा रही है, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको चेंज कराने लगे। अब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने लग गया, एक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो गई, एक फील्ड क्या हो गई, वो प्रोड्यूस होने लग गई। और उस फील्ड को क्या बोला गया, देखा गया कि वो फील्ड जो थी वो कोलम्बियन फील्ड नहीं थी इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो हमें फील्ड मिलती है, ये वो वाली फील्ड नहीं थी। ये फील्ड जो थी बेसिकली हमें चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मिल रही थी, और इसी सर्टेन फील्ड को क्या बोल दिया गया, एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से इनको बोल दिया गया। क्योंकि यहाँ पे हम इस सर्टेन कॉइल के पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी नहीं बता सकते थे। क्यों? क्योंकि वो एक सर्टेन चार्जेस की वजह से फील्ड नहीं मिली थी, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मिली थी हमें फील्ड। तो सिंस जो था मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से हमें फील्ड मिली थी, तो इस सर्टेन फील्ड में क्या देखा गया कि ये चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस्ड फील्ड नहीं है, उस वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं बताया गया या नहीं बता पाए। और सर्टेन इसी तरीके की फील्ड को क्या बोल दिया गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो हो गया एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड को एक सर्टेन ई बोल दिया गया। अब बोला जाता है कि जब जब ये एक सर्टेन फील्ड होगा, तब तब जो चार्जेस इस सर्टेन कॉइल के अंदर होंगे उसमें कितना फोर्स लग रहा होगा, तो वो गिवन होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई एक फील्ड वहां पे जनरेट हो गई जिसको हमने इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। अब चार्ज कितना लगेगा, चार्ज पे फोर्स क्यू ई के बराबर लगेगा। तो देखा गया इतना फोर्स तो लग रहा है। अब एक यूनिट चार्ज की बात की गई, अगर हम एक यूनिट चार्ज कंसिडर करें, मतलब Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 की बात करें, अगर एक यूनिट चार्ज पे को डिस्प्लेस सर्टेन डिस्प्लेस करें, मान लेते हैं कि dr जो है हमने उसको डिस्प्लेसमेंट उसमें लेके आया किसी चार्ज में, तो इतना डिस्प्लेस करने में हमें कितना वर्क डन लगेगा। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जो भी वर्क डन लगेगा वो क्या लगेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाट, एफ डॉट dr। और f है क्या, f इज क्यू ई, और q की जगह बस e लिखेंगे। क्यों, क्योंकि वो एक यूनिट चार्ज की बात कर रहा है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, e डॉट dr। ये हो गया e डॉट dr बेसिकली हमें मिल गया। और ये जो e डॉट dr था, ये अब हर एक छोटे छोटे डिस्टेंस के लिए निकाला, हर एक छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला पूरे कंप्लीट कॉइल में, और लास्टली इनको इंटीग्रेट कर दिया। तो देखा ये एक कंप्लीट वर्क डन लग रहा है
हमें किसी भी सर्टेन चार्ज को डिस्प्लेस कराने में। और यही जो बेसिकली वर्क डन की वैल्यू आई वो E के बराबर आई। और ये जो था सर्टेन केस हमें तब मिला जब क्या था कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड वेरी कराया और जो चार्जेस थे उनको, या मैग्नेटिक फील्ड वेरी कराया और जो हमारा कंडक्टर था जो सिंगल कॉइल लिया था उसको फिक्स रखा। तो ये बेसिकली किसकी वजह से मिला? जब चार्जेस को क्या किया, या कंडक्टर की अगर बात की गई, कॉइल की बात की गई, तो कॉइल को क्या कर दिया गया था? फिक्स कर दिया गया था और मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा रहे थे। तो इस वजह से इनको क्या नाम दिया गया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई थी वो पहले वाले की तरह नहीं कि चार्जेस की वजह से हुई थी। यहाँ पे जो फील्ड जनरेट हुई थी, इंड्यूस हुई थी, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हुई थी। और यहाँ पे ईएमएफ जो गिवन था वो क्या था? ई डॉट डी आर के बराबर। की एक सर्टेन चार्ज को एक डी आर हल्का सा डिस्प्लेसमेंट कराने में कितना वर्क डन लगेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट जो, या फोर्स की अगर बात करें, फोर्स जितना चार्ज पे लग रहा है इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट, हर एक छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाला, लास्टली उनको इंटीग्रेट कर दिया, तो एक कंप्लीट कॉइल की बात हमने निकाल ली जो कि E इज इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट डी आर से हमें मिल गया। और यही क्या कहलाया? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या देखा कि अगर ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात की तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो ओरिजिन था बेसिकली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वो हमें दो वजहों से मिला। एक तब मिला जब हमने किसी कंडक्टर को मूव कराया और मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा, जिससे कि हमें मोशनल ईएमएफ मिला था। और दूसरी चीज क्या हमें मिली थी? एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिली, या एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, जो कि किस वजह से मिली थी? तब मिली थी जब हमने कंडक्टर को फिक्स किया था, कंडक्टर में चेंजेस नहीं किए थे और चेंज क्या किया था? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया था। और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस की वजह से हमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मिला अपने कॉइल के अक्रॉस, जो कि गिवन था क्या? E इज इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट डी आर के बराबर। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो थे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे इस ईएमएफ के लिए, इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। और पहले मोशनल वाले के लिए सिर्फ और सिर्फ जो थे वो बेसिकली कंडक्टर की मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल थी, चार्ज की वजह से वहां पे मिल रहा था, इसलिए वो मोशनल ईएमएफ के नाम से जाना गया। तो ये थी ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि लेंज लॉ क्या होता है, आज हम लोगों ने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में जाना, और क्या देखा कि ये जो ओरिजिन था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वो क्या होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।